हस्बैंड ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या वाइफ ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है? आजकल मैं देख रहा हूँ लास्ट कुछ सालों में हस्बैंड ज्यादा स्ट्रेस होते आ रहे हैं। तो मेल्स को बैलेंस बनाना पड़ता है मदर और वाइफ के बीच में। क्या शादी से पहले तीनों को काउंसलिंग ले लेनी चाहिए? अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड को ये बोला प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए, वो तो बड़ी ओपनली आ जाएगा। अगर गलती से आपने बोल दिया कि अपनी मम्मी को ले आना, तो रिश्ता खत्म। सर ये पैसे का स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए? अगर डेट पे जाने से पहले स्ट्रेस हो रहा है तो वो गुड स्ट्रेस है या बैड स्ट्रेस है? अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है डेट पे जाने पे, तो इसका मतलब आप मेंटली अभी आप रेडी नहीं है उस फ्रेंडशिप की तरफ भी बढ़ने के लिए। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। मैंने एक सलमान खान का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि थेरेपी वेरेपी कुछ नहीं होता, अपने पेरेंट्स से बात कर लो। सर ये जो काउंसलिंग है ये इतनी महंगी क्यों होती है? काउंसलिंग क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होती है। ओके, तो भाई सर्वेज कहते हैं कि 74% इंडियंस जो हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन जब हम लोग कैजुअली बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेस नो बिग डील, बट इज इट नॉट अ बिग डील? एंड इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर संदीप वोरा से। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। किस बात का स्ट्रेस है आपको अभी? इतने सारे झुंड में लोग इकट्ठे, पता नहीं मेरे से क्या क्या पूछेंगे। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सोच रहा हूँ कि तुम क्या क्या पूछोगे। ओके, ज्यादा ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछने एक ही वाले। चीज ध्यान रखना कि जो भी पूछना है ये मत बोलना कि माय फ्रेंड हैज अ प्रॉब्लम, और ये तो जो पूछना है सीधा बता देना, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। यूजुअली लोगों का यही होता है कि अच्छा सर मेरे फ्रेंड हैं, उनको ये दिक्कत है। अल्टीमेटली वो सब अपनी बातें पूछ रहे होते हैं। सो वी आर यूज्ड टू ऑल दिस। अच्छा, आजकल छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के आके बोलते हैं स्ट्रेस हो रहा है। ये कौन सा स्ट्रेस है भाई जो इनको हो रहा है? देखिए, एक तो बच्चे आज की डेट में बहुत ज्यादा डिजिटली एक्टिव हो गए हैं, तो वो ये सारी चीजें देखते हैं, सीखते हैं, और घर के अंदर अगर बातचीत होती है तो उसमें वो पिकअप करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं आपके घर पे कौन है जो आपस में बात कर रहा है, छोटी छोटी बात पे अगर स्ट्रेस की बात कर रहा है। दूसरी बात, एक अच्छी जो इस जनरेशन की, जो जी जनरेशन की बात करते हैं हम, जेन जी स्विच है तो जेन जी की बात करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह कि मेरे टाइम पर काफी ज्यादा सोशल टैबू होता था और लोग बात नहीं करते थे, बट जेन जी की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि ओपनली दे आर डिस्कसिंग on the social media and they are saying कि yes, stress is something we must know, we must watch out for. It's a very healthy thing. The only thing is we want to provide, besides addressing that stress exists, we want to identify the issues and provide solution also. तो हमने छोटे बच्चों की बात करी कि वो तो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रेस है, पर बूढ़े लोग हैं वो मान ही नहीं रहे कि उन्हें भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बूढ़े लोगों की बात जहां तक बात है, तो मैं अपने से एल्डरली जनरेशन की बात करूंगा। मैंने आपको जैसे बोला, बहुत ज्यादा सोशल टैबू रहा है ना, तो हमारे से सीनियर जनरेशन या हमारी जनरेशन उस वक्त उस टाइप के हैं जो कि टैबू में रहे हैं, और वो कहते हैं जी ये तो, उनको लगता है स्ट्रेस का मतलब होता है पागलपन, जो कि अभी वाली जनरेशन समझती है कि स्ट्रेस इज स्ट्रेस। हर व्यक्ति जिसको स्ट्रेस का मतलब नहीं है पागल। तो इस वजह से वो लोग डिनायल में जीते हैं। इसीलिए हमें दिक्कत होती है जब हम एल्डरली को देखते हैं और उनको बोलते हैं कि अच्छा आपको मेडिसिन की जरूरत है। दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। Of course, we have their grandchildren coming to us कि मेरी दादी या दादा को स्ट्रेस है, प्लीज आप दवाई दीजिए, समथिंग लाइक दैट। बट यस, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस। जी, जब से बातें होने लगी हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब के बारे में, तो आजकल चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे ऐसे भी हम बात कर रहे होते हैं, हर दूसरा बंदा बोलता है यार डिप्रेशन हो रहा है। मतलब दे डोंट गेट इट कि कितने बड़े टर्म्स हैं और इसके अंदर कि कितना सीवियर है डिप्रेशन बोलना। एवरीबडी इज लाइक कि डिप्रेस्ड हूँ यार, मैं डिप्रेस्ड हूँ। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड। तो बड़ी सीधी सी बात है, हमें समझना है कि किसी बात पे हम अपसेट होते हैं तो वो मतलब नहीं है कि हम डिप्रेशन में चले गए। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आपको कोई बात हुई, किसी बातचीत हुई, अपसेट हुआ, दैट्स नॉर्मल। बट क्लिनिकल डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वो है कि 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा आपके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल प्लेजरेबल एक्टिविटीज और परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड हो, मिनिमम 2 वीक्स। अगर ये होता है तब वो क्लिनिशियन के अटेंशन उसकी जरूरत है। तो ये आपको समझना है। और यस, यू आर राइट कि लोग इस चीज को थोड़ा सा कैजुअली भी लेने लगे हैं, विच इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम है तो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक फॉर हेल्प आल्सो। आई मीन बीइंग अपसेट और बीइंग डिप्रेस्ड दोनों ही बहुत डिफरेंस है। और एंजाइटी होना, अब क्योंकि वर्ड्स मिल गए हैं तो एवरीबडी इफ दे आर सैड आल्सो दे लाइक कि यार डिप्रेशन है। ओके, सो 3 वर्ड्स आए, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स। जहां तक जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस के 2 वर्ड समझो, एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे इतना प्रेशर तो होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है,
तो मैं उठकर बैठ के अपना जो भी किताब पढ़ूंगा और कल के एग्जाम के लिए अपीयर होऊंगा। दिस इज नॉर्मल एंड नोन एज यू स्ट्रेस। बट अगर मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर हो कि कल का एग्जाम की वजह से मेरे को हार्ट बीट बढ़ जाए, मेरी नींद उड़ जाए, मेरा मुंह सूखने लग जाए, पसीना लग जाए और मैं इतना ज्यादा इनकेपेबल हो जाऊं कि मैं जा ही ना पाऊं, तो वो डिस्ट्रेस का पार्ट हो गया। तो यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, जब ये डिस्ट्रेस होता है तो वो एंग्जाइटी में आता है। तो एंग्जाइटी जो वर्ड है वो क्लिनिकल वर्ड है, स्ट्रेस जनरल वर्ड है, और यू स्ट्रेस सबको चाहिए। अगर मेरे को टाइम पर पहुंचना है तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि हाँ मैंने गाड़ी में बैठ के मैंने यहाँ के स्टूडियो पे आना है। और उसमें ट्रैफिक लग गया बीच में, टाइम से आना है, तो वो यू स्ट्रेस एकदम से डिस्ट्रेस में बदल जाए। तो कवर करने के लिए आधा घंटा पहले निकला मैं, यू आर राइट, हाफ एन आवर पहले, ताकि मुझे ये एंग्जाइटी ना हो। इट्स अ फैक्ट, यू आर राइट। वो क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए आधा घंटे के गैप निकाल के लेना, तो वो दिक्कत आ जाती है। अब मान लो मैंने यहाँ आना था और मेरे को अगर ट्रैफिक मिल गया, आई विल बी वेरी एंशियस, आई कीप ऑन रिंगिंग, आई टेल हरीम को बोलूंगा कि भैया मैं लेट हो गया, यू नो, इट इज नेचुरल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक चीज और आपको बड़ी अच्छी तरीके से बता दो, बड़ा बेसिक तरीका, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं जब, तो एक एक्सीलरेटर होता है और एक ब्रेक होती है। तो जब एक गाड़ी आप चला रहे हो तो उसकी जब स्पीड बढ़ानी है तो आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हो, स्पीड बढ़ाते हो, और जब आपको लगता है कि सामने से कुछ आपको चेंज करना है, कुछ आप ब्रेक लगाते हो। तो आप समझिए हमारी बॉडी के लिए जो एक्सीलरेटर है वो है दो सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमें प्रिपेयर करता है टू गेट रेडी टू हैंडल एनी सिचुएशन, तो एक्सीलरेटर इज सिंपैथेटिक, ठीक है। आपने एक्सीलरेटर दिया ताकि आप डे टू डे एक्टिविटी को कर सको। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में बॉडी में सिक्रीट होते हैं, कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, वो रेडी करता है आपको आप सब चीजों को करने के लिए। उसके बाद जब काम हो जाता है तो कॉर्टिसोल को वापस जाना होता है, और उसके साथ जो केमिकल्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, वो सब वापस बॉडी में जाते हैं, और उसके बाद माइंड रिलैक्स करके पैरासिम्पैथेटिक ब्रेक देता है। पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में सबका एक्सीलरेटर पर पैर है, ब्रेक नहीं है। मतलब सबका सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से आपको एंजाइटी भी ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक कैसे होता है? ऑन रात की 8 आवर्स की स्लीप, आपका काम के साथ रिलैक्स करना, किसी तरह का नशा नहीं करना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करना। तो पता मैंने, तो देख तेरा पैर भी एक्सीलरेटर पर है, इसका मतलब काम के साथ रिलैक्स भी करना, काम और रिलैक्सेशन दोनों हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना होता है। आपको अगर मान लीजिए 10 काम हैं, तो आपको पहले तो प्रायोरिटाइज करना है। सुबह उठे आपको 10 चीजें हैंडल करनी है, आपको प्रायोरिटाइज करना है 2 चीजों में, एक आज ही कौन सा काम करना है, और दूसरा आज जो काम करना है उसमें टाइम बाउंड कौन सा है। तो अगर आप स्ट्रक्चरली चलते हैं, जिसमें आप पूरी लिस्ट बना के दिमाग में अदरवाइज चलते हैं, तो स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है। होता क्या है कि हम लोग हेफाजत तरीके से करते हैं, या हमारा लाइफस्टाइल में ऐसे इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब जब ये सब आपको करना है, सोचना है, तो आपकी 8 घंटे की रात की नींद होगी, तभी सुबह उठ के सोच सकोगे। जब है ही नींद, आप सोच ही नहीं सकते इस तरह से। सो ये सब चीजें, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का ओवर यूज, वो इस जनरेशन के लिए, जब से टेक्नोलॉजी आई है उसमें हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं बहुत। टेक्नोलॉजी का ओवर यूज, अब तुम्हारा मतलब जो भी फ्रेंड है, अब उससे तुमने बात करनी है, तुम 2-2, 3-3 बजे तक बात करोगे। क्या करें, वो दूसरे चैनल में है शायद, मुझे नहीं पता, तुम बताओगे। नहीं सर, मेरी तो बीवी है तो मेरी तो, मैं वो भी दिन हुआ करते थे जब मैं भी 3-3 बजे तक बात करता। नहीं, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सिंस अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि कंटिन्यूअसली वी आर ऑन द एज एंड वी आर कनेक्टेड, हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, दैट क्रिएट्स so much of problem, and that is the reason we are permanently on the accelerator. That is the reason permanently cortisol बढ़ा हुआ है. That is the reason all over the world anxiety और stress की problem हर जगह बढ़ रही है. अच्छा, सब बढ़ा हुआ है हमारे शरीर के अंदर. सर कम कैसे करें ये आपने पहले हाँ वाइफ के साथ बड़े प्यार से रहना, लड़ाई नहीं. अरे सर ये आपने ऐसी चीज बता दी जो हो ही नहीं सकती. What I mean, देखो जैसे पैरासिम्पैथेटिक तरीके की बात बताई ना कि आपको you must have, सबसे पहले जो हमारे हाथ में वो है try to take 6 to 8 hours of sleep and that also night sleep, because sleep is most important. किसी ने बोला sleep is God gifted meditation, you understand? हम लोग क्योंकि नींद नहीं ले रहे हैं तो वो बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, हमारे सारे सिस्टम को बिगाड़ता है. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आप इतने अर्लियर एज पर आप देख रहे हैं लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. आप सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं जो कि सडनली अनफॉर्चुनेटली वी लूज देम. क्यों? क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ पे फोकस कर रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ पे नहीं करते अनफॉर्चुनेटली. तो ये सारी चीजें
हमारे को बताते हैं कि हमको बेसिक्स अंडरस्टैंड करने की अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करके अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दें। और अगर आपको अच्छी तरीके से आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, देन यू कैन लीड अ नॉर्मल काम लाइफ। अच्छा, आपके पास केसेस आते होंगे और उसमें जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ आते हैं तो कौन ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है? हस्बैंड ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या वाइफ ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है? ये डिपेंड करता है। आजकल मैं देख रहा हूँ लास्ट कुछ सालों में हस्बैंड ज्यादा स्ट्रेस होता है। हस्बैंड जो स्ट्रेस्ड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बोलिए प्लीज एक बार फिर से। हाँ, तो वो काफी कॉमनली देखा जाता है कि स्पेशली जब मैरिज हो जाती है तो मेल्स को बैलेंस बनाना पड़ता है मदर और वाइफ के बीच में। तिरक पे हाथ रख दिया। पर ये समझो बात, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी हर जगह मेल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है और आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस कोई लाइव के मतलब कोई रीसेंट केस का एग्जांपल देके अगर आप नहीं, मैं कह रहा हूँ बैलेंस बनाना पड़ता है। कुछ मेल्स बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते। तो जो नहीं बना पाते उनको ये किस तरीके से हो रहा है सर? अगर आप फीमेल से सीख लेना चाहिए, फिर बैलेंस ही बनाते आ रहे हैं। जैसे जब शादी होती है तो बिफोर मैरिज मदर और सन की जो रिलेशनशिप होती है, फिर एक आउटसाइडर है, न्यू एंट्री जब होती है, तो डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी ऑफ दीज थ्री इंडिविजुअल्स, मदर, द मेल एंड द वाइफ, अगर वो आपस में बैलेंस तरह की रिलेशनशिप है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से एडजस्ट हो जाता है। अगर उसमें कहीं पर मदर ओवर पोजेसिव है बेटे के लिए या वाइफ ओवर पोजेसिव है अपने हस्बैंड के लिए, तो वो क्लैश होता है। और बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि अगर आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि दोनों सर दो और दोनों ओवर पोजेसिव हूँ फिर क्या? भगवान मालिक है। सर पर ये कैसा स्ट्रगल है कि आदमी के लिए बीवी भी अटेंशन दे रही है, उसको माँ भी अटेंशन दे रही है, तो ये मेल्स का थोड़ी स्ट्रगल हुआ। नहीं, ओवर पोजेसिव की बात की है मैंने। नहीं, देखो बहुत बार ऐसे होता है कि हस्बैंड को लगता है कि मुझे वो बहुत बिजी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। सो डिग्री ऑफ इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन दीज थ्रू द डायनेमिक्स आर सच कि आपस में इनकी क्या रिलेशनशिप है, इमोशन उस पर डिपेंड करता है। और बहुत कॉमनली पीपल गेट वेल एडजस्टेड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हर किसी में ऐसे होता है। क्या शादी से पहले तीनों को काउंसलिंग ले लेनी चाहिए? प्री वेडिंग काउंसलिंग। हाँ, प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए। एक मिनट, अच्छा आपको क्या लगता है कि आपकी हो चुकी है, होने वाली है? नहीं, तो ध्यान रखना कि अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड को ये बोला प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए, वो तो बड़ी ओपनली आ जाएगा। अगर गलती से आपने बोल दिया कि अपनी मम्मी को ले आना, तो रिश्ता खत्म, ये देख लेना। आपने वैसे क्वेश्चन है, ये तीनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा कलेश कौन मचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हर एक का अलग अलग होता है। नहीं, आई कांट से, हर एक देखो, एक इस पूरे डायनामिक्स में कोई भी एक हो सकता है जो रीजन हो, तीनों हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, वो हर एक कॉम्बिनेशन का अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत कॉमनली होता है, तीनों की दोनों सेंसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कोई ट्रेंड आपने नोटिस किया हो? आप जबरदस्ती कंट्रोवर्सी निकलवाना चाह रहे हो सर? सर नहीं, लेकिन और अगर इसका फिर इलाज क्या है? मान लो नहीं हो पा रहा, अब आई विल टेल यू आजकल क्या हो रहा है। आजकल थोड़ा सा जो चेंज आया वो ये है कि देखो, फीमेल आर नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो गॉन आर द डेज व्हेन दे वुड बी रेडी टू एडजस्ट, you know, so everybody has to understand this, that new dynamics पे everybody should understand, including the parents of that boy, कि भैया अब आज की डेट में आपको एक ओपननेस के साथ चलना पड़ेगा। तो पहले होता था कि जैसे ही शादी हुई तो हमारे घर में बहू आए, वो साथ में किचन में हाथ बटाए। तो जो सेंसिबल लोग हैं, जो ओपन है, वो समझ जाते हैं कि आज की डेट में प्रैक्टिकली वो कोई मशीन थोड़ी है जो आपके यहाँ पे काम करेगी। उसको अगर उसकी अपनी अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा उसकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसको भी तो मार्जिन चाहिए, उसको भी तो 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। तो जो लोग समझ लेते हैं तो वो शुरू से ही, पहले दिन से ही वो इंडिपेंडेंट लिविंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, किचन को अलग करने की बात कर लेते हैं। Usually when people come to us, we first understand the dynamics, उनकी फैमिली में कैसा चल रहा है और किस तरह से माइंडसेट है पेरेंट्स का, और लड़का लड़की किस तरीके से चाहते हैं। Sometimes the boy doesn't want to leave his parents. We understand that. और आज की डेट में बच्चा अगर एक ही है, तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसी तरीके से आप वाइफ की तरफ से सुनो, अगर वो इकलौती लड़की है तो उसको भी अपने पेरेंट्स का सोचना है ना, सिर्फ आप एक तरफ से नहीं हो सकते। तो इस तरह के केसेस में मिडिल पाथ निकाला जाता है। अगर पॉसिबल होता है तो आसपास ही मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, सामने आसपास घर ले लीजिए, फ्लोर वाइज ले लीजिए, या ऐसे कर लीजिए कि जिसमें
हस्बैंड अपने पेरेंट्स को देख सके और वाइफ अपने पेरेंट्स को देख सके। मतलब मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा स्ट्रेस आजकल के टाइम पे तो पैसे का ही है लोगों को, कि वो तो हमारे टाइम पे भी वही था, वो तो सेम है, पैसे का स्ट्रेस तो सेम है, ट्रांसजेनरेशनल। तो सर ये पैसे का स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए, कि लॉटरी में, जुए में क्या मतलब कि कैसे कैसे पैसे बनाए जाए? जुए में तो पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग होती है, हम उसको नहीं एडजस्ट करते। सर मेरी एक फ्रेंड है अनदर फ्रेंड, वो अगर पिछले 4-5 साल से लगातार वो स्ट्रेस में है और लेकिन उसे नींद वींद अच्छी आती है, तो क्या बचने की कोई गुंजाइश है? जब आप बोलते हैं आप स्ट्रेस में हैं, नहीं तो उसमें ना एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन, आई हैव टू आस्क व्हाट आर द सिम्टम्स। सो आपको तो क्लोज फ्रेंड, आपको तो पता होंगे, सिम्टम बता दो क्या क्या है जिसको आप स्ट्रेस कह रहे हो। ज्यादा नींद आना भी क्या स्ट्रेस का रीजन है? सो जब डिप्रेशन होता है तो उसमें इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कि आप बहुत कम सोएं या बहुत ज्यादा सोएं। तो आपकी फ्रेंड ज्यादा सो रही है इसको, बहुत ज्यादा सोती है सर। अगर उसके साथ उसको एंजाइटी के सिम्टम्स हैं या डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, विच इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज और पर्सिस्टेंट सैडनेस, इंटरेस्ट तो बचा ही नहीं अब कहीं भी। सो बेटर है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखा ले। अगर डेट पे जाने से पहले स्ट्रेस हो रहा है तो वो गुड स्ट्रेस है या बैड स्ट्रेस है? अगर तो आप डेट नई है तो वो डिस्ट्रेस हो सकता है, अगर आप जानते हो तो वो स्ट्रेस नहीं होता। और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है डेट पे जाने पे, तो इसका मतलब आप मेंटली अभी आप रेडी नहीं है उस फ्रेंडशिप की तरफ भी बढ़ने के लिए। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। लेकिन सर एक बात बताइए, ये जो छोटे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो आजकल जो मतलब किस उम्र से सच में स्ट्रेस शुरू होता है? ये स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, जो 9th क्लास के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो बात। अभी तक मैंने आपको बोला 6 to 8 आवर्स की स्लीप बोली है, ये मैंने बोली है एडल्ट्स के लिए। आपको पता है कि जो गाइडलाइंस कहती हैं वर्ल्ड की, उसके हिसाब से 8 से 12 साल के बच्चे को नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए? 8 से 12 घंटे। हाँ, तो जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो ही बच्चों की इतनी कम हो गई है, तो जो रिक्वायरमेंट स्लीप पे आप हो ही नहीं, तो आपका ब्रेन तो रिजुमिनेट होगा नहीं। तो आप तो यंगर जनरेशन, जब 5-5, 6-6 साल के बच्चों को जो दिक्कत हो रही है, वो जब सो ही नहीं रहे, और जो नहीं सो रहे उसमें बाकी चीजों के अलावा आपका टेक्नोलॉजी में माँ बाप चुप कराने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो मुसीबत कर देती है, तो वो दिक्कत होती है। तो डेफिनेटली यंगर जनरेशन में जो, या बहुत छोटे बच्चे अगर कह रहे हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्यों वो कह रहे हैं। मेरे पास आते हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, जिसमें हम देखते हैं जेन्युइन सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, एंड आई एम सरप्राइज कि, और वो हुआ उसमें क्लियर कट टेक्नोलॉजी का रोल होता है, बहुत ज्यादा ओवर यूज। यस, पेरेंट्स दोनों बिजी हैं, और जब भी बच्चा कुछ बोलता है उसको चुप कराने के लिए लेटेस्ट मॉडल दे देते हैं, और वो बच्चा फिर बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाता है, फिर वो उसको वैल्यू नहीं पता लगती, वो फिर पैसे की वैल्यू नहीं समझता, पढ़ाई में डिटोरेशन होती है। तो ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जो पीरियड चल रहा है, उसमें हमको सबको समझना है, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा समझना है कि उनको रेगुलेट करना है कि उनका बच्चा कितना वो जो है ना टाइम स्पेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा, कॉर्पोरेट सेटअप में बॉस को ज्यादा स्ट्रेस होता है या एम्प्लॉइज को ज्यादा स्ट्रेस होता है? मैं रीजन बताता हूँ। कॉर्पोरेट स्ट्रेस में लेटेस्ट एक रिसर्च में बोला गया, जो रिसर्च है उसमें बोला गया कि 12 डिफरेंट सेक्टर्स में रिसर्च की गई है, और 12 के अंदर 80% ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैड सम प्रॉब्लम और द अदर, राइट। सो उसका रीजन, अब जैसे आपने बोला बॉस को, तो बॉस के ऊपर और स्ट्रेस होते हैं, बॉस के ऊपर टारगेट्स होते हैं, बॉस के ऊपर डेडलाइंस होती हैं, बॉस के ऊपर रेवेन्यू जनरेशन होता है, कई तरह की चीजें होती हैं, और एम्प्लॉय के ऊपर तो ये डिपेंड करता है। हर किसी को लगता है कि मेरे को ही टेंशन हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही, बट द फैक्ट इज कि हम इतने ज्यादा क्लोजली उस तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है कि हर एक को होता है स्ट्रेस। मेरा सवाल ये था कि कई बार ऐसा अपने लिए, फ्रेंड के लिए। फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके साथ क्या है कि वो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसके आसपास के लोग, फॉर एग्जांपल शादी ले लीजिए, उसके आसपास के लोग उसकी शादी की वजह से बहुत परेशान है, वो परेशान नहीं है लेकिन सबको देख के उसको कुछ कुछ परेशानी होने लग जाती है। देखो, आपको ये समझना है कि आपके आसपास का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। यू शुड ऑलवेज बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, यू शुड ट्राई टू, एंड यू शुड ऑलवेज हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू इन वन वे और द अदर। तो अगर आसपास के लोग स्ट्रेस्ड हैं और उसको रेगुलरली बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज इफेक्ट तो करती है। तो सर जो स्ट्रेस लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके तो दोस्त ही नहीं बचेंगे, आपने कहा उनसे दूर रहना है। वो बेचारे अब बस प्रोफेशनल के पास जाए, उनका कोई सोशल सर्कल नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो आपने क्वेश्चन किया। आज की डेट में सोशल कनेक्टेडनेस कहाँ रह गई है? इन पर्सन की मीटिंग तो रह ही नहीं गई है।
तो आप हर चीज में तो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। ह्यूमन कनेक्टेडनेस और इन पर्सन मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुमने बोला कि लोग नहीं है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप, जब मैं कहता हूं तो ये मतलब थोड़ी कि आप सबसे अनबोला कर लो, बात ही मत करो। आई डोंट मीन दैट। I'm saying- अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। हाँ, आई एम सेइंग कि आपने जब बात करनी है तो आप उस टॉपिक पे मत बात करो। बट सर फिर ऐसे तो जो समाज है वो बचेगा ही नहीं, मतलब कि ये फिर ये सोचेगी ना कि ये तो बंदा नेगेटिव है, ये तो डिप्रेशन में, तो तुमको स्ट्रेस किसने से बोला दूर कि रहूं। समाज के अंदर सारे 100% नेगेटिव लोग हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव है वो बेचारे तो बॉयकॉट हो जाएंगे ना। बॉयकॉट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन लोगों से आपको दूर रहना, और ये कहना कि सारे के सारे नेगेटिव है, ऐसा ठीक नहीं है। जो नेगेटिव है खुद उसी को आसपास नेगेटिविटी दिखाई देती है। कुछ लोग ज्यादा सो भी रहे हैं दिन में, और उनको, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव सोच रहे हैं सोसाइटी के बारे में, और ये बोले सोसाइटी खत्म हो जाएगी। सर क्योंकि जब हम बच्चों की और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो आज की डेट में पेरेंट्स कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर ये नहीं मान सकते कि उनके बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? यस, यू आर राइट, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन अगेन। देखिए, इसमें जो पेरेंट्स को खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो दिक्कत क्या आती है कि अगर आपने अर्लीस्ट स्टेज पे बच्चा आया आपके पास, घबराहट, बेचैनी हुई या कुछ भी, आपने अगर अर्लीस्ट स्टेज पे पकड़ लिया तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, बच्चे को कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इट इज टोटली रिवर्सेबल। होता क्या है कि पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड और दे आर इन डिनायल। इवन आफ्टर दे ब्रिंग द चाइल्ड टू मी, दे आर इन डिनायल। क्यों? क्योंकि स्कूल की टीचर ने उसको बोल दिया कि जाके आप डॉक्टर को दिखाइए, आपका बच्चा ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा। वो आएंगे, एक बार दिखाएंगे, पर उनको फिर डिनायल में रहते। तो मेरी इंस्ट्रक्शन, मेरी साइकोलॉजिस्ट को क्या होती है कि इस केस में पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरत है। बट सर वो काउंसलिंग के लिए भी तो रेडी होने चाहिए यू ना। आर राइट, यू आर राइट। तो अगर वो नहीं होते हैं, जो कि काफी कॉमनली देखा जाता है, तो अल्टीमेटली दे सफर, क्योंकि जब तक वो दिक्कत बढ़ेगी नहीं तब तक आएंगे नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो मिस की जाती है चीज, दिक्कत बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली जब बच्चा बिल्कुल बैठ जाता है, सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, या वो कोई इंपल्सिव एक्ट करता है, तभी डॉक्टर के पास आते हैं। बट तब भी वो ये मानने के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं होते कि उनके बच्चे को किसी साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट की जरूरत है। वो यही बोलते हैं कि मन धड़ंग चीजें हैं, सोचता ज्यादा है, ये सब। तो यस एग्जैक्टली जल्दी सोया करो, जल्दी So उठा that is- हाँ, तो वही तो मैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया था ना कि वो जनरेशनल परसेप्शन में फर्क तो है मेंटल हेल्थ के लिए, उसी का पार्ट है जो आप बोल रहे सर ये जो काउंसलिंग है ये इतनी महंगी क्यों होती है? हैं। काउंसलिंग क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होती है। मेरा एक ये किसी बोला पैसे देने आपको काउंसलिंग? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतने बढ़िया डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली के अंदर, और आपके मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं, प्लीज वहां आपने जाइए। बोला कि पेरेंट्स बच्चों के स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको मैंने भी नहीं बोला उसको। हाँ, मतलब उसका क्वेश्चन यही था कि एंजाइटी है जो भी, लेकिन अगर बच्चे को दिख रहा है कि उनके पेरेंट्स को एंजाइटी है, वो मान ही नहीं रहे, तो पेरेंट्स को कैसे मनाएं कि आपको भी काउंसलिंग की जरूरत है? मेरे हिसाब से बच्चे की बात पेरेंट्स नहीं सुनते, तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये देखे कि पेरेंट्स रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में किसकी बात समझते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। सर ये ओसीडी क्या होती है? ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें रेपिटेटिव थॉट्स या एक्शंस होते हैं, और स्ट्रेस की वजह से ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल जैसे सेरोटोनिन है, उसकी कमी हो जाती है, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी कुछ एक्शंस रिपीटेटिव करता है कि उसके दिमाग में वहम आ गया कि ये जगह साफ नहीं है, बाकी सब कहेंगे साफ है, तो वो बार बार साफ करेगा, या उसको लगा उसके हाथ पे गंदगी है, वो बार बार हाथ धोएगा या धोएगी, जो भी है। तो रेपिटेटिव एक्शंस, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कोई बार बार कुंडियां चेक कर सकता है, ताले चेक कर सकता है, कुछ अपने जो घर के जो नॉब्स हैं, गैस के नॉब्स, उसको रिपीटेडली चेक कर सकता है, कोई एक ही एक्शन को रिपीटेडली कर सकता है। तो इसको रिकग्नाइज करना जरूरी है, और द गुड पार्ट इज इट इज ऑल ट्रीटेबल with either medicines or CBT, cognitive behavioral therapy, which is therapy or counseling, either one or both, depending on the degree of the problem, or a combination of these two. So OCD is treatable, जितना जल्दी आप recognize करें उतना है। कुछ सेलिब्रिटीज ने ओसीडी को ओपनली एक्सेप्ट किया, उनमें से आमिर खान हैं, जो जिन्होंने बोला है कि मेरे को चैनल्स पे कि मेरे को भयंकर ओसीडी। अगर मान लीजिए मैं रात को सोने जा रही हूँ, मैं गेट को 3-4 बार चेक कर रही हूँ, बाकी सारी चीजों में मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बट गेट को ही मैं बार बार चेक कर रही हूँ, फिर घर से निकलने से पहले गैस की नॉब को मैं 3-4 बार चेक कर रही हूँ, क्या वो भी ओसीडी में है? बट बाकी चीजों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आपकी नेचर में शुरू से है, तो आपकी नेचर में एंग्जाइटी और परफेक्शन का थोड़ा सा पार्ट हो सकता है, बट अगर वो पहले नहीं था और अब आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इलनेस का पार्ट है। मैंने एक सलमान खान का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि थेरेपी वेरेपी कुछ नहीं होता, अपने पेरेंट्स से बात कर लो। सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन टू व्हाट सलमान खान सेड? You ask me various actions, how do I do action sequence, और मैं बताऊं मैं एक्शन ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं,
मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं जिस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वर्ल्ड का बेस्ट है। सलमान खान इज एक्सीलेंट हीरो, उनकी फील्ड जो है वो उनका अपना परसेप्शन है। सो मेरे भी एक दोस्त हैं सर। तो होता क्या है, कभी कभी वैसे बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन गुस्सा कभी कभी गुस्सा आता है तो चीजें तोड़ने फिरने लगते हैं। ये क्या है सर? ओके सर, तो क्या होता है, कुछ लोग जो आपने बोला शांत स्वभाव के हैं, वो एक्चुअली शांत स्वभाव के अलावा अंदर से इंट्रोवर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपसेट होते हैं, वो उस वक्त तो कुछ बोलते नहीं है, तो उनके दिमाग में एक लेयर ऑफ स्ट्रेस, 2 लेयर ऑफ स्ट्रेस, 3 लेयर, ऐसे करते करते मल्टीपल स्ट्रेस की लेयर्स हो जाती हैं। फिर जब उनका ब्रेकिंग पॉइंट आया था तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, तो इसको हम इंपल्स डिसकंट्रोल कहते हैं, और जिसमें वो फिर इस तरह से होते हैं। आप अपने फ्रेंड को कहे वो टेलीमानस को या प्राइवेट में किसी को दिखा दे। सर मेरा भी एक दोस्त है, ऑलमोस्ट 40 साल का होने वाला है। आप 8 साल से 8 घंटे की नींद वाली जो बात बोल रहे हैं, बचपन से उसको कभी भी किसी भी रात को 8 घंटे नींद नहीं आई, एक। और दूसरा, जब कभी भी अच्छी नींद आने के वर्ज पे होता है तो वो ना रेसिंग थॉट्स होते हैं। दुनिया की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो उस वाले टाइम पे बिल्कुल नहीं याद आनी चाहिए, प्रिसाइजली उसी वाले टाइम पे आती है उसके दिमाग में। तो वो किस हालत में? सो आपके जो फ्रेंड है उसका जहाँ 8 आवर्स की बात है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक को शुरू से ही 8 आवर्स की नींद मैंडेटरी और एक कोई ऐसी रेड लाइन है। कुछ लोगों को कम नींद से भी काम चलता है, मेजॉरिटी को 8 आवर्स की चाहिए, कुछ लोगों को कम से भी चलता है, कुछ को ज्यादा से भी चलता है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं, अगर शुरू से उसकी नींद कम किया। रही बात रेसिंग थॉट्स की, तो वो डेफिनेटली अंडर स्ट्रेस रहा है शुरू से। तो वो जो तो हमारे को क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप की बात होती है। तो क्वांटिटी ऑफ स्लीप आपके अगर एक्सटर्न है, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड बी गुड। मींस जब हम सुबह उठें, वी शुड बी फीलिंग फ्रेश, सो वी कॉल इट रेस्टोरेटिव स्लीप। तुम्हारे दोस्त को नहीं आती ना, देखो ये खुद बोल रहा है नहीं आती। सो नॉन, इसका मतलब है कि उसका हाइपर एक्टिव सिस्टम है परमानेंटली सिंपैथेटिक, और उसका पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन वाला सिस्टम नहीं है। उस तरह के व्यक्ति के लिए योगा, प्राणायाम, जितना हद तक आप रिलैक्स तरीके से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिमिंग है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इस तरह की कोई भी चीज करे, उसको परमानेंटली लाइफस्टाइल में डाल ले। लाइफस्टाइल चेंज एंड प्रायोरिटाइजिंग थिंग, एंड वी हैव नॉट टॉक्ड टिल नाउ अबाउट ड्रग्स, अल्कोहल एंड निकोटीन, दे टेंड टू वर्सन ऑल दिस। तो कोई भी चीज आप लेंगे इस तरह की, तो वो आपके ब्रेन के सिंपैथेटिक सिस्टम को और वर्सन करेगी। तो ये केयरफुल है। तो आपका फ्रेंड होपफुली कोई नशा नहीं करता है या अल्कोहल नहीं लेता। मैं तो ये भी, जैसे वो जो रेसिंग थॉट्स हैं उनको कैसे कंटेन करते हैं? यही बता रहा हूं मैं, रेसिंग थॉट्स के लिए अब हम किसी दवाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल और मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन लर्न करते हैं तो मेडिटेशन में आपके ब्रेन को कूल करना सिखाया जाता है। तो आप किसी भी गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हैं, किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को बोले वो ऑनलाइन चेक करें, नहीं तो मेरे से बात करें। सर जैसे एक बहुत मिथ है, ये मिथ भी हो सकता है, आई डोंट नो, इसको मेंटल हेल्थ से बहुत कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बैठे बैठे जिनका पैर हिलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, हाथ हिलते रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, तो क्या ये पुअर मेंटल हेल्थ में काउंट होता है? देखो, इसमें 2 कैटेगरीज है। एक है बाय नेचर सम पीपल आर हाइपर, हाँ, नेचर का पार्ट है। कुछ लोगों के अंदर ये जब वो स्ट्रेस होते हैं तब होता है। तो ये हर एक का अपना अलग अलग होता है, तो डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सो इन अ पर्टिकुलर केस, आफ्टर टॉकिंग टू दैट पर्सन, वी कैन एनालाइज एंड गिव द गाइडेंस कि किस वजह से है। बट लाइक मुझे है, मैं शुक्र है पहला जिसने माना है कि अपने लिए पूछ रही। मैं पहले कभी पैर नहीं हिलाती थी। अभी लाइक पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए जिनके बाद ये चीज़ मैंने नोटिस की है खुद में, क्योंकि मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी स्कूल में, तो मैं खुद को एग्जामिन खुद ही कर पाई। मैंने डील किया उन सब चीज़ों से, बाहर भी खुद ही आई। तो लेकिन मैं अभी भी कभी कभी बैठे बैठे पैर हिलाती हूँ। तो ये मैं अब लाइक क्या करूँ मैं? ओके, सो बहुत सेंसिबल बात की आपने, खुद एनालाइज किया, खुद अंडरस्टैंड किया, एंड यू हैव कम आउट विद दैट इज वंडरफुल। जो आपने बोला पैर हिलाने वाली बात, क्या इसके अलावा आपके अंदर, आपके पास बाकी कुछ और सिम्टम्स हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन? कुछ नहीं, देन इट विल गो ऑफ नेचुरली, बट यू मस्ट गेट योरसेल्फ थॉरोली इवैल्यूएटेड, गेट अ होल बॉडी प्रोफाइल चेक, ब्लड टेस्ट सारे करवा के, विटामिन डेफिशिएंसी, थायराइड, इस तरह की कुछ चीज़ों में भी कुछ इस तरह का होता है। तो वो आप एक बार ब्लड टेस्ट करवा के चेकअप करा ले, कोई दिक्कत है तो फिजिशियन को दिखा के वो ऐड कर लीजिए। अदरवाइज द वे यू हैव हैंडल्ड योरसेल्फ, यू हैव कम आउट ऑफ इट, तो आई थिंक इट विल ग्रेजुअली वीन ऑफ। ये लाइफ में कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट अगर ऐसा हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, और उस टाइम पर उस चीज़ पर रिएक्ट ना कर पाना, और लेटर ऑन बहुत बाद में धीरे धीरे उस चीज़ को प्रोसेस करना, ये क्या है? मतलब ये किस लिए होता है, किस वजह से होता है? फ्रेंड का क्वेश्चन नहीं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरा देखो, इसमें जैसे किसी के साथ कोई ट्रॉमा होता है तो हर एक का उसको प्रोसेस करके एडजस्ट करने का तरीका अलग हो सकता है।
एंड आपकी नेचर पे डिपेंड करता है. सम पीपल टेक टाइम एंड कोप अप ग्रेजुअली एंड देन कम आउट ऑफ इट. सम पीपल आर able to handle it more efficiently at a shorter pace. Some people are not able to handle it throughout their life. So there is lot of variation in the way anybody handles such traumas. Best is, अगर आपको लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बार बार हॉन्ट कर रही है, आपको तंग कर रही है काफ़ी समय से, look for a help from a mental health professional. Why? Because we'll be able to analyze and tell you whether it is anxiety, whether it is depression or whether it is PTSD. PTSD is post traumatic stress disorder, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हॉन्ट करती है चीज़ें, जो जब आपका लाइफ थ्रेटनिंग या एक्सट्रीमली एक्सक्रूशिएटिंग आपके साथ इमोशनल हर्ट है, तो उस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं. तो वो उसकी बेसिस पे ऐसा कुछ होता है तो आप कर सकते हैं. बेटर टू कंसल्ट अ मेंटल प्रोफेशनल. रात के जो सपने होते हैं, क्या उन पर भी मेंटल हेल्थ का असर पड़ता है? देखिए, जहां तक सपनों की सवाल है तो रेम स्लीप होती है जिसके अंदर ड्रीम आते हैं. हम सबको ड्रीम आते ही आते हैं. हम कुछ लोग रिकलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. तो ड्रीमिंग प्रोसेस इज नॉर्मल, बट इफ यू फील दैट ड्रीम्स आर वेरी नेगेटिव, ड्रीम्स आर ट्रबलिंग यू, या कुछ ऐसा, तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज आपके ब्रेन पे लोड डाल रही है, उस पर वर्क करें. एंड अगेन जैसे आई सेड कि लुक फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस इन विच यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट रिलैक्सेशन मोर बाय स्ट्रेस मैनेजमेंट. ऐसे कोई अगर ट्रॉमा हो, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा इंसिडेंट 4-5 साल पहले हुआ हो और वो अब आपको जाके उसका असर पड़ रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे जो ट्रॉमा आपका 4 साल पहले हुआ, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिगर होगा आपको, तभी वो आएगा 4-5 साल. एनॉमली नहीं आता, क्योंकि अगर आप हील कर गए तो वो नहीं आएगा. तो अगर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है तो इट इज बेटर टू डिस्कस इट विद समबडी, एंड इफ यू फील इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड देन बेटर टू कंसल्ट अ मेंटल प्रोफेशनल. इतना स्ट्रेस है, मर जाएंगे, इज दैट पॉसिबल? इतना स्ट्रेस से मर जाएंगे मीन्स आपका थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हो या आप सडन डेथ? से बातों में बोलते हैं यार इतना स्ट्रेस हो रहा है, लग रहा है मर जाएंगे. देखिए, ये एक जेन्युइनली, मतलब अब दूसरा व्यक्ति किस इंटेंशन से कह रहा है. एक कैजुअली भी आप बोलते हो कि यार इतना स्ट्रेस है, मर जाएंगे, मर गया यार, हाँ, एक तो वो है. और एक कोई बोलता है इतना स्ट्रेस है, मर जाएंगे. तो वो डिपेंड करता है आप किस इंटेंसिटी से, किस बैकग्राउंड के साथ और किस तरीके से कह रहे हो. सो एक इसकी अगर हम एक कैजुअल तरीके से लें और एक सीरियस फॉर्म में लें, तो अगर आप कैजुअल तरीके से लेते हैं तो वो तो अलग बात है. बट अगर आप सीरियस फॉर्म में बात करते हैं, अगर कोई कहता है, तो फैक्ट इज कि अगर आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में जीते हैं तो आपके फिजिकल पैरामीटर सारे के सारे हिल जाते हैं. लोग, आप कहते हो कि भाई आज के डेट में यंग हार्ट अटैक्स देख रहे हो, तो यंग हार्ट अटैक्स या यंग डेथ्स में क्या रीजन है? स्ट्रेस है. क्योंकि आपको दिक्कत आई, अब डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो पहुंच गए, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, क्योंकि एक्चुअली वो प्रिकर्सर था. अगर आपने पहले से ही स्ट्रेस हैंडल कर लिया होता तो आपको दिक्कत नहीं आती. क्यों? एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर जितनी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं फैट्स. तो वो जो डिपॉजिट होते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत आती है और वो थिकनिंग हो जाती है. आपके एंडोथेलियल सेल्स जो लाइनिंग है उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपको स्ट्रोक हो सकता है. तो एक्सट्रीम स्ट्रेस आपको फिजिकली भी इफेक्ट करता है. तो मरने की बात की तो एक्सट्रीम ये होता है. इसके अलावा थॉट प्रोसेस में अगर मरना आता है तो थॉट प्रोसेस में 2 टाइप का आता है. एक होता है डेथ विश, कि मैं इतने स्ट्रेस में हूं, इससे अच्छा भगवान उठा ले, ठीक है, डिप्रेशन का पार्ट. और एक्सट्रीम फॉर्म इज एक्टिव सुसाइडलिटी, दैट आई मस्ट एक्टिवली डू समथिंग टू किल माई सेल्फ. सो व्हेन यू से दिस, तो ये भी आपका तो नहीं है ना, आपके दोस्त का है ना, किसी. सब दोस्तों का ही है यहाँ पे. ओके जी. स्ट्रेसोमीटर के बारे में आपने बोला था कि आप कुछ बताएंगे, क्योंकि यू हैव कम अप विद दिस आइडिया कि इसमें स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. देखिए, आई वुड से कि मैंने एक मेरा पेटेंट पेंडिंग है. मैंने एक क्वेश्चनेयर को पेटेंट किया है जो कि लास्ट 16 ईयर्स तक मैं काफ़ी जगह जाके स्क्रीनिंग की है, जिसमें मैंने आर्म फोर्सेस पे स्क्रीनिंग की है, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्क्रीनिंग की है, स्टूडेंट्स में की है, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में स्क्रीनिंग की है. तो स्क्रीनिंग का बेसिक मतलब है कि बजाय इसके कि लोग जो हैं जब बीमार पड़ें तब डॉक्टर के पास आएँ, क्या हम शुरू में ही उनको पकड़ सकते हैं? एक बड़ा सिंपल स्ट्रेट अवे एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज की डेट में हम बोलते हैं एपिडेमिक है. तो जब जैसे कोविड जब हुआ था तो उस वक्त RT-PCR यूज्ड टू बी अवर गोल्ड स्टैंडर्ड. तो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, चैलेंज क्या आ रहा था कि RT-PCR वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, बट एक तो कॉस्ट फैक्टर था और एक था ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी. पूरे वर्ल्ड में कोविड था, तो वी केम अप विद रैपिड एंटीजन टेस्ट.
जिसका मतलब था कि भाई आपके पास आप अपने आप खुद एनालाइज करिए, आपको दिक्कत है, आपका अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। तो कुछ कुछ वही थॉट प्रोसेस के साथ ये वाला जो स्ट्रेसोमीटर है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा, जो कि हम फॉर्मली लॉन्च करेंगे 10th of अक्टूबर, विच इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। स्ट्रेसोमीटर ऐप लॉन्च करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट हो या एडल्ट हो, वो इसको कर सकता है। और ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस पे 55 क्वेश्चंस है, आपको 10 मिनट लगेंगे, आपने भरना है और आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा। और मैंने कॉइन किया टर्म इमोशनल वेलनेस इंडेक्स, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आपको दिल्ली के अंदर जब प्रॉब्लम होती है, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स में कलर देख के आपको समझ आता है कितना बुरा हाल है। तो ये जो इमोशनल वेलनेस इंडेक्स है, ये बताता है कि आपकी डिग्री ऑफ प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है इमोशनल वेलनेस के बारे में। सो ग्रीन का मतलब है आप नॉर्मल हैं, ब्लू का मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यू मस्ट टॉक टू समबडी, येलो मींस यू मस्ट कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, एंड ऑरेंज रेड मींस दैट यू मस्ट कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। सो ये वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू डेमोक्रेटाइज मेंटल हेल्थ, तो आप लोग जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज, या आपके दिमाग में मेरे पास क्वेश्चन है डॉक्टर से पूछने के, वो तो आप पूछेंगे, बट आप बाकी लोगों को या आप अपने आप को कभी भी चाहें देखने के लिए कि क्या मुझे हेल्प की जरूरत है नहीं, तो वो 55 क्वेश्चंस एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेरा एम है, इतनी ज्यादा डाटा को कलेक्ट करके इसको एक वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए, ताकि लोग किसी पे डिपेंड ना हो। इसका दूसरा फायदा क्या है कि इसमें एनोनिमिटी है, आपको शर्म आती है, झिझकते हो आप, कुछ नहीं करना, आपने जाके खुद भरना है, आपको ईमेल आ गया, आपके पास आंसर आ गया, आप अपने आप एनालाइज कर सकते हैं, आपको बेस्ड ऑन रिजल्ट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू कंसल्ट समबडी और नॉट। So it is a step towards democratizing of mental health. मेरा सवाल ये है कि मेरे एक दोस्त अपने को लिए, हाँ। मेरे एक दोस्त को बहुत स्ट्रेस है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल पाता कि उसको किस बात का स्ट्रेस है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको स्ट्रेस किस बात का, और इस वजह से उसको और स्ट्रेस हो जाता है। You are right। तो वो मैंने जो बताया, स्ट्रेसोमीटर करेगा या करेगी, जो भी फ्रेंड है तुम्हारा या तुम हो तो उसका करके उसके बाद वो जो आंसर आएगा उसमें एक तो आपका कलर स्पेक्ट्रम आएगा, उसमें पता लगेगा ओवरऑल स्ट्रेस, और उसमें ये भी दिखाया आएगा कि आपकी कौन सी एरिया से आ रहा है, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी बॉडी और माइंड से इश्यूज हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, या आपकी नेचर का ऐसा पार्ट है, यू आर ओवर सेंसिटिव, यू आर गेटिंग हर्ट, समथिंग लाइक दैट। इससे एक और क्वेश्चन ये था कि जो 55 सवाल हैं, 55 सवाल देख के ही स्ट्रेस आ जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, तो मैंने जो रिसर्च की, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च की, मेरी पूरी टीम थी, तो हमने इसके स्ट्रेसोमीटर को बनाने के लिए 25 क्वेश्चन को यूज किया, 35 को किया और 55 को किया। सबसे बड़ी बात है जो मैंने पहला पार्ट किया, इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है कि जब आप करोगे स्ट्रेसोमीटर, तो आपको सिर्फ ये कि ओवरऑल स्ट्रेस के अलावा आपको एक और स्टेप आगे जाके पता लगेगा। वो क्या है कि 5 एरियाज ऑफ लाइफ है किसी भी व्यक्ति के लिए, आपकी नेचर, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और आपकी बॉडी एंड माइंड कैसे रिएक्ट कर रही है। तो पांचों के पांचों के लिए इस 55 क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो आपको जब रिपोर्ट बनेगी तो आपको यह भी पता लगेगा कि अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है, इसलिए 55 क्वेश्चन जरूरी है। बाकी जो अवेलेबल स्ट्रेस के जो क्वेश्चनर्स हैं वो बहुत ही सिंपल लेवल पे हैं। वर्ल्ड में इस तरह का कोई आज की डेट में ऐसा कोई नहीं साइंटिफिकली वैलिडेटेड टूल एग्जिस्ट नहीं करता है आज की डेट में। तो बाकी जो है वो सिर्फ स्ट्रेस के, आप देखोगे ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको 50 तरह के रेटिंग स्केल मिल जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। तो जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर साथ में ये भी लिखा होगा कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कहां से आ रही है, सो दैट आपको ये समझ आ जाए कि मेरे को, मान लीजिए किसी को मॉडरेट डिग्री का स्ट्रेस है, तो उसमें पता लगा कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट में कि तूने जो बात सोची और तूने बोली नहीं थी पर तेरे नाम पे लोगों ने बोल दिया कि ये तो गड़बड़ कर रहा था, तो ऑफिस का स्ट्रेस। सो दैट इज द रीजन 55 क्वेश्चंस। यस, यू आर राइट, थोड़ा सा लेंदी है, बट 10 मिनट्स लगते हैं, 8 to 10 मिनट्स। बट हमने कुछ बनाना था ऐसा, मैंने जो बनाना था ऐसा बनाना था कि लोगों को एक होलिस्टिक सॉल्यूशन मिले, कंप्लीट मिले। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा पता, हाँ एक एरिया पता लगे, पूरे 5 एरिया को बताते। अच्छा सर, जो आपका ये स्ट्रेसोमीटर है, इसमें किस तरीके के सवाल आपने रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल? सो जो क्वेश्चंस हैं, अब और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो थर्ड पार्ट था, मैंने 2 पार्ट तो बता दिए, ओवरऑल स्ट्रेस क्या है, सेकंड मैंने बताया था कि आपके कौन से एरिया से आ रहा है, उसके अलावा कलर बेस्ड आपको डायरेक्शन है। इफ यू स्ट्रेस, इफ यू आर नॉट स्ट्रेस, यू आर नॉर्मल ग्रीन, देन इट्स ओके। ब्लू और येलो में इफ रिक्वायर्ड यू हैव टू लुक फॉर अ साइकोलॉजिस्ट, एंड ऑरेंज रेड पे यू हैव टू कम फॉर टू अ साइकियाट्रिस्ट। जो क्वेश्चंस की बात है, तो सर्कमस्टांसेस आपके कैसे हैं,
कि आपके आसपास का माहौल क्या है, आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, आपका इमोशनल कोई ट्रॉमा तो नहीं है, इस तरह के हैं। जो बॉडी और माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें सारे साइकेट्री के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं कि आपको बैठे बैठे घबराहट बेचैनी तो नहीं होती, आपको उदासी नहीं होती, या आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता लड़ाई झगड़े में मैं सब कुछ छोड़ के निकल जाऊं कहीं, हाँ? तो ये इस तरह के हैं। उसके अलावा जो डोमेस्टिक लाइफ में है उसमें आपकी रिलेशनशिप के बारे में है, प्रोफेशनल लाइफ में आपके फ्रेंड्स, आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ कोई आपकी मतभेद तो नहीं है, जो आपको काम दिया जाता है, क्या आपका ऑफिस जो आपको काम देता है आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप काम कर पाएं, क्या आप ओवरलोडेड तो नहीं है वर्क में, लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो बेसिकली लास्ट फ्यू डेज का, 3 मंथ्स का हम बोलते हैं कि 3 मंथ्स में अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है, और उसमें वो भी हमने किए सीरियस सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में दिक्कत आती है, जैसे कुछ लोग बार बार रेपिटेशन में चले जाते हैं, ऑब्सेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में सुसाइडल आइडियाज है, वो क्वेश्चन भी हैं, और कुछ केसेस में रात की नींद उड़ गई वो तो है ही, और कुछ केसेस में एक्सट्रीम ट्रॉमा में साइकोसिस है जो कि पूरा ब्रेक फ्रॉम रियलिटी होता है, उसमें कान में आवाजें आना, इस तरह के क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज है या फिर सब्जेक्टिव आंसर्स है? सब्जेक्टिव, इट्स अ सेल्फ रेटिंग स्केल। सब्जेक्टिव इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं, नॉट सब्जेक्टिव, इट्स अ नॉट एमसीक्यू, इट्स अ सिंपल रेटिंग स्केल जिसमें आपके पास ऑलवेज समटाइम्स करके है, लाइकर्ट स्केल कहते हैं, तो वो आपसे बोलेगा कि ऑलवेज ट्रू, टोटली ट्रू, पार्शली ट्रू, लाइक दैट। I must thank Z Switch for bringing up such an important topic. मेरे हिसाब से स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को इस तरह से डील करना बहुत ही यूनिक रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरे हिसाब से बाकी सब मेरे साथ जो थे उन सब ने भी एंजॉय किया होगा। इसको अंडरस्टैंड करना बेसिक एक लेमन तरीके से बहुत ज़रूरी है, ये पहला कदम है, और मुझे लगता है Z Switch के साथ हम और इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेसोमीटर जैसा जो मेरा एक ऐप आ रही है वो आप सब यूज़ करें, और Z Switch के साथ स्ट्रेसोमीटर को भी यूज़ करें और देखें। थैंक यू।